आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, बिकॉज दैट विल हेल्प मी अलॉट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षिता मिस्त्री और आपका वेलकम करती हूं मेरे अपने चैनल में, जहां पर मैं डिस्कस करूंगी वैसे सारे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट जो रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन से और जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को बनाएंगे और ज्यादा कन्वीनियंट और इजी। तमिलनाडु के पास 1076 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 41,500 किलोमीटर स्क्वायर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। तो अब देखते हैं क्या टॉपिक है। वाई इंडियन फिशरमैन ऑफन गेट अरेस्टेड बाय श्रीलंका। 10 मार्च को द हिंदू में एक न्यूज आई थी, 7 तमिलनाडु फिशरमैन अरेस्टेड बाय श्रीलंकन नेवी। दे वर फिशिंग इन द अर्ली आवर्स ऑफ संडे नियर नेदुनथू when Sri Lankan Navy arrested them on charges of trespassing while fishing। तो इस एरिया के पास इंडियन फिशरमैन जो है वो फिशिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ट्रेस पास किया है ऐसा कहकर श्रीलंकन नेवी ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो आज हम ऐसे मेजर रीजंस देखेंगे जिसके वजह से इंडियन फिशरमैन अरेस्ट हो जाते हैं श्रीलंकन नेवी के द्वारा। तो ऐसे 3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को वॉयलेट करने का, यानी इंडियन फिशरमैन ये जो बाउंड्री है क्रिएट की गई है बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया उसे वॉयलेट करते हैं और ट्रेस पास कर लेते हैं। ट्रेस पास यानी इलीगली आप किसी दूसरे कंट्री के बाउंड्री में पहुंच जा रहे हैं। सेकेंड है जो आइलैंड ऑफ कच्चा तीवू है, ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड इंडियन तमिल। तो यहाँ पर टेरिटोरियल राइट्स को लेके कुछ इशू है जो एक मेजर रीजन है बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स फॉर फिशरमैन इशू। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडियन फिशरमैन बॉटम ट्रॉलर्स फिशिंग व्हीकल्स का यूज करते हैं फिश को कैच करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो श्रीलंकन गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। तो इन तीनों रीजंस को हम एक एक करके थोड़ी डीपली समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, ये बाउंड्री एक इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका जो कि क्रिएट की गई है बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 के अंदर। मैं लिख देती हूँ अनक्लॉस, जिसको हम सिंपली बोलते हैं अनक्लॉस 1982 लॉ के अंदर ये जो मैरीटाइम बाउंड्री आपको दिख रही है ब्लैक डॉटेड लाइंस में, दिस इज द इमेजिनरी लाइन बिटवीन श्रीलंका और इंडिया। तो आप देख रहे हैं जाफना जो है नॉर्दर्न श्रीलंका वो काफी नजदीक है इस इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री की, और जो इंडियन मेनलैंड है वो भी काफी नजदीक है, जिसकी वजह से यहाँ के जो फिशरमैन है इंडियन फिशरमैन वो अक्सर जाने अनजाने में ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि इस एरिया में फिशिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है और ज्यादा मछलियां मछुआरे पकड़ सकते हैं, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने में इस एरिया में आ जाते हैं और जिसकी वजह से वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री होता है और श्रीलंकन नेवी उन्हें अरेस्ट कर लेती है। और भी क्या फैक्टर है इसके पीछे, चलिए देखते हैं। 1974 में एक मैरीटाइम अग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में कि भाई हम एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो क्रिएट करेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1976 में। लेकिन क्या होता है कि जो 2 साल तक 1974, 75, 76 में दोनों तरह के जो फिशरमैन थे वो इजीली एक दूसरे के बाउंड्री में पहुंचकर फिशिंग करते थे और उन्हें कोई इश्यू नहीं था। 1976 में एक अग्रीमेंट होता है इंडिया के द्वारा और श्रीलंका के द्वारा, जहां पर दोनों कंट्रीज ये प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे के वाटर्स में फिशिंग करना स्टॉप कर देंगे, यानी अब हम फिशिंग नहीं करेंगे। लेकिन नोइंगली और अननोइंगली जो है दोनों कंट्रीज के जो फिशरमैन है, खासतौर पे इंडियन फिशरमैन, क्योंकि श्रीलंकन वाटर्स में ज्यादा फिशेस मिलती है, तो वो आईएमबी लाइन को वॉयलेट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ कि इंटरनेशनल वाटर क्या होता है, हाई सीज क्या होता है। हाई सीज मतलब इंटरनेशनल वाटर जहां पर किसी भी कंट्री का कोई रूल नहीं चलता और वहां से इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें शिप्स आती और जाती हैं, वहां पर कोई रेगुलेशन नहीं होता। लेकिन किसी कंट्री का रेगुलेशन कहाँ तक होता है, सबसे पहले ये बेस लाइन होता है। बेस लाइन यानी जहां पर लैंड खत्म होती है और सी शुरू होता है, तो वहां से लेकर
12 मीटर्स 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल सी होता है, जहां पर वहां के लॉज जो है वो काम करते हैं। जैसे हमारी कोई भी कानून है, तो टेरिटोरियल सी के ऊपर किसी ने अगर वहां पर एंटर किया तो वहां पर हम अपना कानून लगा के उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस 12 नॉटिकल माइल से लेकर ये जो 200 नॉटिकल माइल्स तक है, ये आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर कोई भी कंट्री इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल्स होते हैं, कोयला हो गया, गैस हो गई, या फिर कोई भी मिनरल्स हो गए, मिनरल्स के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज हो गई, उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। और उसके ऊपर सिर्फ इंडिया या फिर किसी भी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका हक होता है। तो यहां तक जो हमारे फिशरमैन है वो जा सकते हैं। और इसके बाद अगर वो क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री आती है, और श्रीलंका के एरिया में पहुंचते हैं, तो वो वॉयलेशन ऑफ अनक्लॉज 1982 होता है, जिसके तहत जो श्रीलंकन नेवी है वो उनपे एक्शन ले सकती है। तो अक्सर ऐसा होता है, और जो हमारे फिशरमैन है वो अरेस्ट हो जाते हैं। सेकेंड रीजन है टेरिटोरियल राइट्स टू द आइलैंड ऑफ कच्चा तीवू। कच्चा तीवू एक आइलैंड है जो इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट है। तो एक्चुअली इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के ये इस तरफ आता है, राइट हैंड साइड आता है, यानी इस पे श्रीलंका का हक है। लेकिन कच्चा तीवू आइलैंड के ऊपर जो तमिलनाडु के फिशरमैन है वो अपना टेरिटोरियल राइट यहाँ पर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं हिस्टोरिकली ये जो है वो रामनाड किंगडम का पार्ट हुआ करता था। ओके। और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ये जो किंगडम है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आ गया था। तो जो रामनाड किंगडम के राजा थे वो अक्सर एक कच्चा तीवू आइलैंड जाते थे और वहां पर फिशिंग या फिर अदर एक्टिविटीज करते थे। ठीक है। तो ये 1974 में इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इस कच्चातीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया कंडीशनल अकॉर्ड के अंदर। और उस समय ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि हमारे इंडियन फिशरमैन यहाँ जाकर फिशिंग करते थे। बेसिकली कच्चातीवू आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो अनइनहैबिटेटेड है। कहने का मतलब यहाँ लोग नहीं रहते, कोई पॉपुलेशन नहीं रहती। फिशरमैन यहाँ जाकर फिशिंग करते थे इसके अराउंड, और यहाँ पर जाकर अपनी जो जाल है उसको सुखाते थे। तो 2009 तक ऐसा कुछ इशू नहीं आया, क्योंकि 1983 में जो है श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। और उस वक्त ये जो नर्दर्न श्रीलंका का एरिया है जिसका कैपिटल अभी जाफना है, वो बेसिकली सेंटर पॉइंट था श्रीलंकन सिविल वॉर का। तो यहाँ पर कोई भी फिशिंग करना अलाउड नहीं थी, श्रीलंका गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था। उस वक्त इंडियन फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन जो थे उनके पीछे एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी अच्छी, और वो यहाँ पर फिशिंग करने दोनों तरफ से आते थे, और दोनों तरफ से इसकी कोई इस चीज को लेकर इशू नहीं था। लेकिन 2009 में श्रीलंका सिविल वॉर एंड होता है, और वहां की गवर्नमेंट जो है यहाँ के लोगों को इंटरेस्ट में ध्यान रखते हुए, यहाँ के लोग क्या चाहते थे कि वो कच्चातीवू आइलैंड में इंडियन फिशरमैन को ना आने दे। तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि कच्चातीवू आइलैंड जो है वो एक सेक्रेड लैंड है, क्योंकि वहां पर एक कैथोलिक श्राइन है। तमिल फिशरमैन जो है वो बिलीव करते हैं कि ये उनकी टेरिटरी है, उनके राजा यहाँ पर फिशिंग करने जाते थे, तो हम अब क्यों ना जाएं, क्योंकि इंडियन वाटर्स में फिशिंग करना अब मुमकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि मछलियां उतनी ज्यादा रही नहीं पहले के कंपैरिजन में। तो वो कुछ ना कुछ करके श्रीलंका टेरिटरी में, और खास तौर पे इस आइलैंड के ऊपर, कच्चातीवू आइलैंड के ऊपर चले जाते हैं। अब अभी जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है अंडर स्टालिन स्टालिन सर, तो उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है, और वो मांग कर रहे हैं कि कच्चातीवू आइलैंड को रिट्रीव कर लिया जाए और इंडियन गवर्नमेंट इसे अपने अंडर ले ले। मतलब कच्चातीवू आइलैंड जो है पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है। तो ये थर्ड रीजन है। अब नेक्स्ट रीजन पे जाते हैं, क्या है थर्ड रीजन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे भी लगता है और आप सभी को भी लगेगा कि ये खत्म हो जाना चाहिए। इंडियन फिशरमैन जो है वो बॉटम ट्रॉलर्स फिशिंग व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। अब फिशिंग व्हीकल कैसा होता है? ये फिशिंग व्हीकल है जो पानी के ऊपर है, ठीक है, लेकिन इससे कनेक्टेड एक नेट होती है यहाँ पर, जो नीचे तक पहुंचकर उसकी जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है, फिशेज है या फिर क्रैब्स है, कुछ भी है, टर्टल्स है जो नीचे रहते हैं, उस सभी चीजों को अपने अंडर ले लेती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी फिशेस जो है इसके अंदर जमा हो गई है।
और ये नेट फिर ऊपर जाती है और फिशरमैन उसमें से फिशेस निकाल, यहाँ की सेडिमेंट सबको जाने अनजाने में वो ऊपर लेके जा रहे हैं और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अब श्रीलंकन गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे यहाँ पर वो बॉटम ट्रॉलर्स लेकर आ रहे हैं इंडियन फिशरमैन, और अपने एरिया को तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर ही दिया है, अब श्रीलंकन कोस्ट लाइन को भी वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वहां की मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो रही है। तो डेफिनेटली इट्स अ इशू ऑफ कंसर्न जो कि इंडियन गवर्नमेंट भी मानती है, और उन्होंने 2017 में जो श्रीलंका है उन्होंने बैन कर दिया बॉटम ट्रॉलिंग इन देयर टेरिटरी। तो अब कोई भी इंडियन फिशरमैन ये बॉटम ट्रॉलर्स लेके उनके आईएमबी क्रॉस करके वहां जाएगा तो डेफिनेटली वो अरेस्ट हो जाएंगे। तमिलनाडु के पास एक डेटा के अकॉर्डिंग 5800 मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स हैं, बॉटम ट्रॉलर्स, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के बाद थर्ड लार्जेस्ट है इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में इनके पास बॉटम ट्रॉलर्स हैं। जो 60% है मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स ऑफ तमिलनाडु, वो सिर्फ 3 जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, रामनाथापुरम, नागापट्टिनम और कन्याकुमारी। और ये तीनों प्लेस जो है वो पाक बे एरिया से काफी नजदीक है। यानी इस डेटा से ये पता चलता है कि यहाँ के फिशरमैन बहुत बड़ी मात्रा में बॉटम ट्रॉलर्स का यूज कर रहे हैं, जो कि मरीन बायोलॉजी, ब्रीडिंग साइकिल जो फिशेज और बाकी मरीन ऑर्गेनिजम्स का होता है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो रही है। क्या लॉज है? कुछ लॉज हैं क्या, दोनों गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं। तो सबसे पहले एक 1983 का तमिलनाडु मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स आर परमिटेड टू फिश कैच फिश ओनली बियॉन्ड 3 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। यानी 3 नॉटिकल माइल्स तक फिशरमैन जा सकते हैं और वहां पर मैकेनाइज्ड बोटिंग और ट्रॉलर्स का यूज कर सकते हैं, यानी श्रीलंकन वाटर्स में नहीं जा सकते। लेकिन क्या है प्रॉब्लम कि धनुष कोडी और जो आईएमबी लाइन है वो सिर्फ 9 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से फिशरमैन नोइंगली और अननोइंगली कभी अनजाने में भी ये 3 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है वो क्रॉस कर लेते हैं और श्रीलंकन वाटर्स में पहुंच जाते हैं। तो ये लॉ एक है जिसे आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। सेकेंड रीजन है कि बॉटम ट्रॉलर शिप को रिप्लेस करने के लिए 2016 में दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो स्टेप लेंगे। अंडर ब्लू रिवॉल्यूशन जो स्कीम है, इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर ये डिसाइड किया है कि डीप फिशिंग वेसल जो है फिशरमैन को दी जाएगी। स्टेप से गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो बॉटम ट्रॉलर्स फिशिंग व्हीकल्स हैं या वेसल्स हैं, व्हीकल्स नहीं वेसल्स, बोट्स, उनको रिप्लेस करें डीप फिशिंग व्हीकल से। तो दोस्तों ये थे 3 मेजर रीजन जिसकी वजह से आज हमने समझा कि क्यों इंडियन फिशरमैन जो है वो अरेस्ट होते हैं बाय श्रीलंकन नेवी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।